हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल विद्यालय। तो आज हम आपके साथ में एक पर्टिकुलरली डीपीपी डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिसमें अगेन आई एम फोकसिंग ऑन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैकेनिक्स, जहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं वर्क पर एनर्जी की, कुछ प्रॉब्लम्स हैं न्यूटन लॉ ऑफ मोशन की एंड कुछ प्रॉब्लम्स हैं काइनेमैटिक्स की। अगेन मैं इस पर्टिकुलर टीपीपी को सॉल्व करते वक्त आपको बताऊंगा कि कहाँ पर आई एम ट्राइंग टू एनालाइज द सिचुएशन एंड कहाँ पर मैं इक्वेशंस को यूज करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूँ। ठीक है, आई होप अभी तक आप सब देख जहाँ पर भी आप पढ़ रहे हैं, आप लोगों ने अब तक मैकेनिक्स का कुछ हिस्सा कर लिया होगा। ठीक है, एंड दिस कुड बी आल्सो टेकन एज रेफरेंस फॉर स्टूडेंट्स जो कि क्लास 12th में हैं, वो एज अ प्रैक्टिस इसको ले सकते हैं। तो आप लोगों ने जब मैकेनिक्स कर लिया है तो आप देख रहे होंगे कि वहां पर आपके पास में यू हैव वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, जहाँ पे एक ही सवाल के अंदर कई सारे कॉन्सेप्ट्स भी लग जाते हैं। तो वो सारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो एनालिसिस रिक्वायर करते हैं, और वो एनालिसिस अपना डेवलप करते हैं जब आप रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं तो इस तरह की क्वेश्चंस। तो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर या इसी फंडामेंटल के ऊपर मैं पर्टिकुलरली ये डीपीपीस लेके आ रहा हूँ। यहाँ पर मिक्स्ड सवाल है, वो आपके पास में पर्टिकुलर सेक्शन है मैकेनिक्स का, जिसमें से काइनेमैटिक्स में से भी सवाल हो सकता है, न्यूटन में से भी हो सकता है, वर्क बाय एनर्जी से भी। एंड इन सारे सवालों को जब हम करेंगे रेगुलर बेसिस के ऊपर, तो आपके कॉन्सेप्ट्स भी रिवाइज होते हैं, प्लस आपके फंडामेंटल्स थोड़े स्ट्रॉन्ग होते चले हैं। दूसरा, आप ब्रेन को इस हिसाब से ट्रेन करते हैं कि आपके पास अगर यू हैव अ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, तो आपको कहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करने हैं, कौन से कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके आप पर्टिकुलरली आंसर पे आ सकते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से पहली डीपीपी वाली वीडियो बेस्ड थी और इसी तरह से डीपीपी नंबर 2 वाली वीडियो बेस्ड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इसका डिस्कशन करना, और पहले सवाल पर आते हैं। जो पहला सवाल है, इट इज बेसिकली अ पैराग्राफ क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन 1 2 3 इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन पे बेस्ड है, और जो इंफॉर्मेशन है वो कुछ कुछ हमें वर्क एनर्जी थ्योरम की दी हुई है। बस इसमें एक जो चीज है जिस पे आपको ध्यान देने की जरूरत है, वो है कि यहाँ पे इट इज टॉकिंग अबाउट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, और हमारे पास में दो तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस होते हैं। एक होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और दूसरा होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जब हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करते हैं, तो उसका मतलब होता है कि जो ऑब्जर्वर है, या तो इधर ही इज एट रेस्ट, और यह जो ऑब्जर्वर है वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव। अगर आप इसमें ऑब्जर्वर रेस्ट पर है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो जिस भी ऑब्जेक्ट को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं उस पे जो फोर्सेस लग रही है, उन फोर्सेस के अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा। देयर विल बी नो चेंज इन द फोर्सेस। ऐसा हो सकता है कि आपके पास में उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट अलग अलग आ रही है, when the observer is at rest and when the observer is moving with certain velocity। तो इसका मतलब फोर्स सेम है, पर डिस्प्लेसमेंट्स अलग अलग हो सकती हैं, तो इसका मतलब वर्क डन अलग अलग हो सकता है। बट जैसी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस आ रही है, वैसी वहां पर आपके फोर्सेस भी अलग अलग मिलना स्टार्ट हो जाती है, बिकॉज वहां पर एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होता है सूडो फोर्स। तो ये जो पर्टिकुलर पैराग्राफ किसी डिस्कशन के ऊपर बेस्ड है, जो भी मैंने आपके साथ किया है, जो कि बोल रहा है कि the kinetic energy of anybody depends on the frame of reference of the observer। The kinetic energy can be different because frame of reference के रिस्पेक्ट में velocity अलग अलग होगी। तो velocity अगर अलग अलग हो गई, kinetic energy का अलग अलग हो गई। ठीक है, बट दी फोर्सेस एक्टिंग ऑन दी बॉडी लेकिन अच्छी, जो मैं आपको बता रहा था कि फोर्सेस पे कोई फर्क नहीं होता। So the work done by the forces, so the work done by the forces as seen from different frames will be different, as the displacement will be different. But work energy theorem will still hold in every inertial frame of reference। तो जो work energy theorem है, which states that the work done by a force, external force equals to change in kinetic energy, वो आपके पास में वैलिड नहीं जब हम inertial frame of references की बात करते हैं। तो यहाँ पर उसने एग्जांपल लिया है, फॉर एग्जांपल है, for block of mass 2 kg is moving with a velocity of 1 meter per second towards east on a rough surface, its kinetic energy is half mv square। तो इसने सीधा सीधा half mv square लगा। अब due to friction the velocity is decreasing and finally it comes to rest, तो final kinetic energy will be 0।
तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया आपके पास में -1 जूल्स, तो -1 जूल। नाउ इफ वी ऑब्जर्व इट फ्रॉम अ ट्रेन टू मूविंग विद 1 मीटर पर सेकंड, तो सपोजिटली अब आपके पास में मान लीजिए कि कोई एक ट्रेन 2 है या कोई बंदा ही है जो आपके पास में जिसने भागना शुरू कर दिया आपके पास में विद स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट। अब ब्लॉक भी इनिशियली आपके पास में किससे चल रहा था 1 मीटर पर सेकंड से, बंदे ने भी 1 मीटर पर सेकंड से भागना स्टार्ट कर दिया, तो ब्लॉक बंदे को कैसा लगेगा, रेस्ट पर लगेगा। तो इसका मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विल बी 0 एंड फाइनली ब्लॉक तो रेस्ट पर आ गया बट बंदा तो चल ही रहा है, तो आपके पास में उसको कैसा फील होगा, उसको फील होगा कि ब्लॉक पीछे की तरफ जा रहा है, जैसा हमको फील होता है जब हम गाड़ी से बाहर की तरफ देखते हैं ट्रीज को, जो कि हमें लगता है कि पीछे की तरफ जा रहा है। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो आपके पास में आ जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आपके पास में कितना आ गया, यहाँ पर आ गया आपके पास में 1 जूल। तो यहाँ पर आपके पास में जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फ्रेम 1 था वो था आपके पास में ना -1 जूल, फ्रेम 2 में जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ रहा है वो आपके पास कितना आ रहा है 1 जूल। ठीक है, अब हमें पता है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज वर्क डन बाय फोर्स, और यहाँ पे सिर्फ एक ही फोर्स थी व्हिच इज फ्रिक्शन। तो पहले वाले फ्रेम में आपके पास में वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज कमिंग आउट टू बी नेगेटिव, whereas दूसरे वाले फ्रेम में आप देखोगे कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज कमिंग आउट टू बी पॉजिटिव। और यही चीज पर्टिकुलरली हमने पैराग्राफ में डिस्कस करी थी कि आपके पास में अगर आप इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात कर रहे हो तो वहां पे फोर्स सेम है बट वर्क डन आपके पास में डिफरेंट। अब इसी इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड आपके पास में हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं, उन क्वेश्चंस को जरा अटेम्प्ट करें। क्वेश्चन 1 है अकॉर्डिंग टू पैसेज इन सेकंड फ्रेम जिसमें द ऑब्जर्वर वाज मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट विद 1 मीटर पर सेकंड, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वाज ऑपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। सेकंड फ्रेम में वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, और वर्क डन किसी भी फोर्स की वजह से पॉजिटिव तभी होता है जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन। तो यहाँ पर तो आपके पास में ऑपोजिट बोल दिया है तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। In second frame, force of friction was in the same direction as displacement. ये एकदम करेक्ट ऑप्शन है because in second frame work done by friction is coming out to the corner. तो इसका मतलब आपके पास में अगर हम इस तरह से सोचें तो आपके पास ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में जो भी आपके पास में ब्लॉक है उसके ऊपर जो फ्रिक्शन काम कर रहा है वो पॉजिटिव वर्क डन कर, तो इसका मतलब फ्रिक्शन एंड वर्क डन आर इन द सेम डायरेक्शन। ओके ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। इसके व्हाट शुड बी द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर सो दैट ही विल रिपोर्ट द वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक टू बी 0। तो बोल रहा है कि कितनी वेलोसिटी ऑब्जर्वर की होनी चाहिए सो दैट जो भी फ्रिक्शन ने काम करा वो 0 आए। इसका मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर शुड बी 0। तो मैं मान लेता हूं कि आपके पास में जो ब्लॉक है ऑफ मास 2 kg, this is going in east with 1 meter per second. This is my observer and he starts running with a velocity of b meter per second. हो सकता है आपके पास में ईस्ट में जाए, हो सकता है आपके पास में वेस्ट में जाए, अभी मैं अज्यूम कर रहा हूँ। तो इसका मतलब आपके पास में वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर की बात करें तो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर कितना आ जाएगा 1 माइनस v। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक की बात करेंगे तो वो आ जाएगा आपके पास कितना हाफ एम 1 माइनस v का होल स्क्वायर। ठीक है, हाफ एम 1 माइनस v का होल स्क्वायर इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर। अब आपके पास में फाइनली जो ब्लॉक है वो तो रेस्ट पर आ जाता है, तो काइनेटिक एनर्जी है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक फाइनल की बात करें so which will be half m v square because now the particular observer moving in velocity v but block rest पर आ गया, तो block की velocity with respect to observer will be v meters per second। अब आपके पास में ये दोनों काइनेटिक एनर्जीज बराबर होनी चाहिए because there is no change in kinetic energy, its work done has to be 0। तो half m 1 minus v का whole square equals to half m v square।
तो यहाँ से हाफ एम कैंसिल. नाउ वी हैव 1 प्लस v स्क्वायर माइनस 2v इक्वल्स टू v स्क्वायर. तो यहाँ से v कितना आता है 1/2 मीटर पर सेकेंड. एंड किस डायरेक्शन में आता है ईस्ट की डायरेक्शन में, बिकॉज मैंने अज्यूम ही वेलोसिटी को ईस्ट डायरेक्शन में किया था. वेलोसिटी इज कमिंग टू बी पॉजिटिव. अगर यहाँ पे वेलोसिटी नेगेटिव आ जाती है, डायरेक्शन जो मैंने अज्यूम करा है उसके ऑपोजिट, ऐसा कोई ऑप्शन है? बिल्कुल है, बी ऑप्शन. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी. ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पर आते हैं. नेक्स्ट सवाल है चूज करेक्ट स्टेटमेंट इन ग्राउंड फ्रेम वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन ग्राउंड इज पॉजिटिव. ओके, अगर हम ग्राउंड के प्लेन में बात कर रहे हैं तो ग्राउंड किस पर है? वेस्ट पर. क्या ग्राउंड की कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो वर्क डन पॉजिटिव में नेगेटिव उसका वर्क डन हमेशा कितना रहेगा? 0. ठीक है, फिर है इन ग्राउंड फ्रेम वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन ग्राउंड इज नेगेटिव. अगेन गलत, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं हो सकता, ए और बी ऑप्शन को बनती है. अब आता है सी. इन फ्रेम 2 वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन ग्राउंड इज नेगेटिव. ओके, तो फ्रेम 2 की बात कर रहे हैं. फ्रेम 2 का मतलब क्या है? देयर इज अ पर्सन हु इज रनिंग टुवर्ड्स ईस्ट. तो अगर जब वो ईस्ट की तरफ जा रहा है तो आपके पास में उसको ग्राउंड किस तरफ लग रहा है जाकर? पीछे की तरफ लग रहा है जाकर. या फिर दूसरे सेंस पे करें कि वर्क डन इन फ्रेम 2 ऑन द ब्लॉक बाय फ्रिक्शन वाज कमिंग आउट टू बी पॉजिटिव. तो इसका मतलब अगर वर्क डन बाय इन फ्रेम 2 ऑन द ब्लॉक इज पॉजिटिव, इसका मतलब ग्राउंड पर इन फ्रेम 2 वर्क डन बाय फ्रिक्शन विल बी नेगेटिव. ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? इसका ऑप्शन होना चाहिए सी ऑप्शन, दैट इज वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन ग्राउंड इज नेगेटिव फ्रेम 2 में. ओके, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पर. नेक्स्ट सवाल बोल रहा है अ सिंगल वायर ACB. तो आपके पास में जो फिगर है वो कुछ इस तरह की है. दिस इज अ वायर. यहाँ पर आपके पास में एक रिंग है. दिस इज अनदर एंड. यहाँ पर this is distance particularly r. This is 60 degree and this is 30 degree. ओके, तो अब वो बोल रहा है सिंगल वायर ACB. तो ये आपके पास में जो वायर है ACB, एक ही वायर है आपके पास में, passes through a smooth ring at C which revolves at constant speed in the horizontal circle. तो ये आपके पास में जो रिंग है ये आपके पास में कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है इस तरह से सर्कल पे. तो कुछ इस तरह से घूम रही है आपके पास. ठीक है, अब बोल रहा है द स्पीड ऑफ रेवोल्यूशन. तो आपको इसकी पर्टिकुलरली क्या निकालनी है? स्पीड ऑफ रेवोल्यूशन निकालनी है. तो यहाँ पर अगर हम इसको देखें तो इस पर्टिकुलर धागे में यहाँ पे टेंशन T है और यहाँ पर आपके पास में टेंशन T. ये दोनों ही टेंशन सेम होंगी बिकॉज इट इज अ सिंगल वायर. अब यहाँ पर इस टेंशन T का एक कॉम्पोनेंट ले लेते हैं एंड दिस कॉम्पोनेंट विल बी T sin 60 और इस ऊपर वाली टेंशन का भी कॉम्पोनेंट आ जाएगा विच विल बी T sin 30. ऊपर की तरफ बात करेंगे तो अगेन देयर विल बी टू कॉम्पोनेंट्स ऑफ टेंशन विच इज T cos 60 प्लस T cos 30 एंड डाउनवर्ड्स है आपके पास में mg. अब जब भी कोई एक ऑब्जेक्ट आपके पास में सर्कुलर मोशन के अंदर होता है तो the forces acting toward the center को हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. और जो फोर्सेस अवे फ्रॉम द सेंटर लग रही होती है आपके पास सर्कुलर मोशन, उसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. एंड यहाँ पर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी वो बाहर की तरफ लग रही होगी विच इज हाउ मच mv स्क्वायर बाय r. मुझे वेलोसिटी ऑफ रेवोल्यूशन ही चाहिए विच इज वेलोसिटी v चाहिए. ठीक है, अब जरा इसमें पर्टिकुलरली इक्वेशन जो है उन इक्वेशंस को हम बैलेंस कर लेते हैं. तो मेरे पास में T sin 60 which is T root 3/2 plus T sin 30 T/2 will be equals to mv square by r. and ऊपर वाली T/2 plus T root 3/2 is coming out to be how much? mg. तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास में इन दोनों ही इक्वेशंस के अंदर जो लेफ्ट हैंड साइड है वो दोनों ही इक्वेशंस के अंदर बराबर है. तो इसका मतलब राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी.
तो फ्रॉम हियर वी हैव mb स्क्वायर बाय r इक्वल्स टू कितना mg, m से m कैंसिल, v स्क्वायर इक्वल्स टू gr, v is coming out to be how much under root of gr. So this will be my speed of revolution. और क्या हमारे पास में कोई ऐसा ऑप्शन है which is under root gr? बिल्कुल है, पहला ऑप्शन के पास में. So particularly the correct answer will be root gr, which is my speed of revolution. तो बस सिंपल सा सवाल था where I particularly use the concept of tension and I resolved it into particularly two components, horizontal and vertical components. Okay, I guess आप लोगों को समझ में आ गया होगा. Let's move forward. अब है आपके पास में two particles describe the same circle of radius a in the same direction with speed v. The angular velocity of line joining them. Okay. Okay. Particularly two particles describe the same circle of radius a in the same direction with same speed v. The angular velocity of the line joining them is. Okay. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपके पास में there are two particles और वो जो दो पार्टिकल्स हैं आपके पास में they are going around in a circle. यहाँ पर एक पार्टिकल यहाँ पर है और एक पार्टिकल बिल्कुल इसके ऑपोजिट है. यहाँ पे this particle is going with a velocity v in this direction, ये velocity v से इस डायरेक्शन में जा रहा है. And this is the line जो कि आपके पास में इनको पार्टिकल्स को ज्वाइन कर रहा है. तो बोल रहा है the angular velocity of line joining them will be. तो जब हमें angular velocity of line joining them की बात करनी है तो यहाँ पर अगर हम देखें तो the sense in which this particular particle is going is anti-clockwise and the sense in which this particular particle is going is also anti-clockwise. Okay, so इसका मतलब आपके पास में if you particularly talk about the angular velocity of line joining them, तो यहाँ पर आप किसी एक पार्टिकल के रिस्पेक्ट में किसी दूसरे पार्टिकल को ऑब्जर्व, तो जिस एंगुलर वेलोसिटी से वो पार्टिकल जा रहा है उसी एंगुलर वेलोसिटी से लाइन घूम रही है. तो यहाँ पर आपके पास में this is particle A and this is particle B. Right now I observe the velocity of B with respect to A. This will be V minus of minus V because दोनों का जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है. तो ऑपोजिट डायरेक्शंस की वजह से रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो गई 2B. अब एंगुलर वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लीनियर वेलोसिटी अपॉन में रेडियस. So particularly with respect to this particle is involved in a circular motion whose radius is how much? Whose radius is 2a. तो यहाँ पर लीनियर वेलोसिटी कितनी है 2b and radius भी कितना है 2a. तो यहाँ से आपके पास में angular velocity of the line joining the two particles की angular velocity कितनी है v by a. and ऐसा कौन सा ऑप्शन है? C ऑप्शन. तो जब भी आपको इस तरह से सवाल पूछा जाए कि फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लाइन जर्नी बिटवीन द टू पार्टिकल्स, मतलब है किसी एक पार्टिकल के रिस्पेक्ट में दूसरे की वेलोसिटी को ऑब्जर्व करना एंड फिर उससे जो एंगुलर वेलोसिटी उस पार्टिकल की आएगी वही लाइन की भी एंगुलर वेलोसिटी. चलिए इसके बाद नेक्स्ट सवाल पर आते हैं. ओके, तो अब जो क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 6 वो क्या है? टू पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मास are attached to a plane of length 2 meter as shown in figure. तो मैं सबसे पहले आपके लिए फिगर बनाता हूँ, शायद ये फिगर क्लियर ना हो. तो यहाँ पर आपके पास एक सर्कल है और उसके अंदर आपके पास एक सेंटर कोर है, एक स्ट्रिंग है जिसमें ये एक ऑब्जेक्ट है Q और एक ऑब्जेक्ट है आपके पास में पॉइंट P. यहाँ पर ये जो डिस्टेंसेस हैं बच्चों, वो डिस्टेंसेस है आपके पास में 1 मीटर and this is also how much 1 meter. यहाँ पे जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ है 2 meters. अब क्या हो रहा है यहाँ पर कि आपसे पूछा है, वही पूछा है कि the ratio of tension in the strings between P and Q. तो इस मतलब इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के बीच में जो टेंशन है उसका रेशियो एंड बिटवीन P and O. तो आपके लिए सबसे पहले आपको देखना है कि इस पॉइंट P पर
एक टेंशन T1 इस तरह से लग रही है तो दूसरी टेंशन T2 इस तरह से, एंड इस पॉइंट Q पर टेंशन T2 इसी तरह से लग रहा है। अब whenever an object is in circular motion, तो वहां पर आपके पास में उसके ऊपर एक फोर्स लगती है, और दिस नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर व्हिच इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसको कौन सी फोर्स बैलेंस करती है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यहाँ पर द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट P is going in a circle of radius 1 meter and Q तो हमें पता ही है कि it is going in a circle of radius 2 meters। बट इन दोनों ही ऑब्जेक्ट्स की एक पर्टिकुलर चीज कॉमन है, एंड दैट इज एंगुलर वेलोसिटी। ये दोनों ही ऑब्जेक्ट्स सेम एंगुलर वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहे हैं, बिकॉज द स्ट्रिंग इज इनएक्सेसिबल एंड इज ऑलवेज इन अ टॉप पोजीशन। तो वहां पर उनकी एंगुलर वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। तो अब मैं पर्टिकुलरली इक्वेशंस अगर बनाऊं तो इक्वेशंस मेरे पास में क्या बनेंगी? T1 minus T2 will be equals to n omega square r1। मास ऑफ द पार्टिकल्स इज इक्वल, ये भी मुझे क्वेश्चन के अंदर दे दिया गया है फर्स्ट स्टेटमेंट में, एंड T2 will be equals to n omega square r2। तो जरा डिवाइड करते हैं इनको हम। तो डिवाइड करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर n से n। नाउ वी हैव T1 minus T2 upon T2 equals to R1 by R2। R1 here is 1 meter and R2 here is यहाँ से यहाँ तक 2 meters। तो let us me substitute the values। So T1 minus T2 upon T2 will be equals to कितना? 1 by 2। अब क्या करना है? तो हमें सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो let us cross multiply। So we have 2T1 minus 2T2 equals to T2। So 2T1 equals to 3T2। उससे जो पूछा गया है वो पूछा गया है रेशियो ऑफ टेंशन बिटवीन PQ एंड OP। तो इसका मतलब मुझे जो रेशियो पूछा गया है वो T2 by T1 पूछा गया है। तो T2 by T1 from here comes out to be 2 by 3। तो 2 by 3 ऐसा कौन सा ऑप्शन है? We have option D। So this is how we have particularly attempted this question, जहाँ पर the ratio between the ratio of the tensions between the 2 points was given। Okay, ठीक है। Again this is involving circular motion। I hope आपके circular motion के जो concepts हैं थोड़े अब strengthen हो रहे होंगे। You must be developing, मतलब आपके fundamentals ठीक होते जा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट सवाल अगेन इट इज इन्वॉल्विंग कि यहाँ पर आपके पास में पर्टिकुलरली रेडियस है। तो अगेन दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ सर्कुलर मोशन, बट अब यहाँ पर आपको फ्रिक्शन के कोफिशिएंट्स भी दे दिए गए हैं। ओके, यहाँ पर दिस इज पर्टिकुलरली मैं बात ए, मैं आपके लिए फिगर बना देता हूँ। यहाँ पर हमें कुछ इस तरह से दो ट्रैक्स दिए गए हैं। यहाँ पर this is particularly A and this is B। The radius of this track A is given to me as 100 meters, and the radius of track B is given to me as 200 meters। जहाँ पे ये जो ट्रैक A है इस पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है आपके पास में कितना? 0.1। और ये जो ट्रैक B है इस पे जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो कितना है? 0.2। तो अब सवाल पढ़ते हैं कि सवाल हमसे क्या रहा है। एंड दिस लेंथ here particularly is how much? 100 pi। हमसे जो पूछा गया है 2 cars A and B start racing at the same time on a flat racetrack which consists of 2 straight sections each of length 100 pi, straight sections of each length 100 pi and one circular section as in figure। The rule of the race is that each car must travel at constant speed at all times without any skidding। तो आपके पास में इन ट्रैक्स के अंदर जिस स्पीड से वो जा रहे हैं वो आपके पास में सेम होनी चाहिए। ओके, तो इस पर्टिकुलर ट्रैक ए पे जो भी वेलोसिटी यहाँ पर है वो यहाँ पर होनी चाहिए, वो यहाँ पर होनी चाहिए, और इस ट्रैक बी पे जो भी वेलोसिटी यहाँ पर है वो यहाँ पर होनी चाहिए।
तो अब आपसे जो पूछा है विदाउट एवस्टेडिंग कार ए कंप्लीट्स योर जर्नी बिफोर कार बी बोथ कार्स ओके। तो हमें बेसिकली टाइम निकालना है, कितने टाइम में आपके पास में जो कार है उन्होंने अपने ट्रैक को कंप्लीट कर लिया। और टाइम के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे दैट विल बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड बिकॉज़ द स्पीड हियर इज कांस्टेंट एवरीवेयर। ओके, तो अब जरा यूज करते हैं उस पर्टिकुलर चीज को। तो ट्रैक ए के लिए मैं मान लेता हूँ दिस इज वेलोसिटी ऑफ ए एंड दिस इज वेलोसिटी एट ट्रैक बी। तो ट्रैक ए के लिए ये जो स्ट्रेट सेक्शंस हैं इन स्ट्रेट सेक्शंस के लिए जो टाइम लगेगा दैट विल बी 2L अपॉन में वेलोसिटी ऑफ ए। ठीक है, जहाँ पे L हमें पता है 100 पाई एंड ये जो पर्टिकुलर सर्कुलर सेक्शन है इसके लिए अगर हम देखें तो आपके पास में जो टाइम लगेगा दैट विल बी पाई आर ए अपॉन वेलोसिटी ऑफ ए। ओके, बट अब यहाँ पर हमें ये चीज ध्यान देने की जरूरत है कि हमें वेलोसिटी ऑफ ए तो पता नहीं है बट क्या कुछ और चीज है हमारे पास में जिससे हम वेलोसिटी ऑफ ए निकाल सकते हैं। एंड जो पर्टिकुलर चीज हमें गिवन है वो है कोएफिशिएंट फ्रिक्शन। तो यहाँ पर क्या होगा जब दिस पर्टिकुलर ट्रैक पे ये सर्कुलर मोशन में होगी तो देयर मस्ट बी सम फोर्स एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर जो कि नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करे एंड व्हिच इज बैलेंस्ड बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और यहाँ पे जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स दे रही है फोर्स वो है फ्रिक्शन फोर्स। तो हमारे पास में फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर है म्यू ए टाइम्स mg which is equals to m va square upon ra। तो यहाँ से m से कैंसिल, तो यहाँ से हमारे पास में va जो आ गया वो आ गया है म्यू ए ra इंटू जी का अंडर रूट। ठीक है, म्यू ए इज 0.1 वेरी नाइस। ra radius of a is how much 100 and g is how much 10. So from here we get the value of velocity of a as 10 meters per second. So let me substitute. So this is time taken for track A will be 2 into 100 pi upon velocity of a is 10 plus pi into 100 upon 10. So this comes out to be 300 pi upon 10 which is coming out to be how much 35 seconds. So whichever car is traveling on track A with a constant velocity va तो उसको जो टाइम लगेगा इस ट्रैक को कवर करने में पूरा दैट विल बी 30। नाउ वी हैव टू फाइंड द टाइम फॉर ट्रैक बी एज वेल। तो ट्रैक बी के लिए आपके पास में सेम कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी एंड उन कैलकुलेशंस को जरा दोबारा से करते हैं। तो ट्रैक बी की बात करेंगे तो आपके पास में टाइम टेकन फॉर ट्रैक बी विल बी अगेन 2L by velocity of b plus pi rb upon velocity of v. Again we need to calculate the velocity of v which is again by help using friction. So फॉर्मूला सेम ही है, अब यहाँ पर बस वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। म्यू बी आर बी इंटू जी, म्यू बी है 0.2 आर बी है 200 जी 10 divided by 10। So now we have 400 under root which is 20. So velocity of b is coming out to be how much 20. Now let me substitute the values 2 into 100 pi upon 20 plus pi into 200 upon 20. So we have 10 pi and here we have again 10 pi. So the particular answer is coming out to be how much 20 pi. तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो ट्रैक बी है उसको कवर करने में जो टाइम लगा है वो 25 सेकंड्स लगा है, ट्रैक ए को कवर करने में जो टाइम लगा है 35 सेकंड्स। तो इसका मतलब आपके पास में जो कार ट्रैक बी पे चल रही है वो जल्दी पहुंच जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन हुआ हमारे पास ऐसा? Both car A completes the journey before car B? No. Both cars complete the journey at the same time? No. Car B completes the journey before car A? बिल्कुल सही, which is option B. तो यहाँ पर आपके पास में how does friction force helps in
टर्निंग ऑफ अ कार, ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। और नेक्स्ट सवाल है आपके पास, a block of mass m is placed on horizontal surface having coefficients of friction mu, both static and kinetic. A force F is acting at an angle theta to horizontal and n is the normal reaction. तो हमें यहाँ पे कंडीशन दी गई हैं और उस कंडीशन के बेसिस पे हमसे फ्रिक्शन फोर्सेस की वैल्यूज पूछी गई है। मैथमेटिकल तो सबसे पहला जो है वो है द ब्लॉक इज मूविंग इन एक्स डायरेक्शन। अगर आपके पास में जो ब्लॉक है वो एक्स डायरेक्शन में जा रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है? फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज ऑपोजिट द रिलेटिव मोशन बिटवीन द सरफेसेस ऑफ कॉन्टैक्ट। तो अगर ये जो ब्लॉक है ये आपके पास में एक्स डायरेक्शन में जा रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लगना चाहिए। तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लगना चाहिए, तो इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? म्यू एन माइनस आई क्या, because friction is not able to stop। तो ऐसा कोई ऑप्शन है? बिल्कुल, ए का ऑप्शन हो गया आर। फिर बोल रहा है the block is moving in minus x direction। तो अगर ब्लॉक प्लस एक्स में चल रहा था तो फ्रिक्शन आता था माइनस एक्स में। अगर आपके पास में जो ब्लॉक है माइनस एक्स में फ्रिक्शन आए प्लस एक्स में, तो आपके पास में न्यू एन आई क्या, तो ये ऑप्शन हो गया बी। The block is on the verge of moving। तो आपके पास में the block is on the verge of moving का मतलब होता है वो कंडीशन जहां पर आपके पास में particularly there is maximum value of friction या limiting friction जो उस particular object पर लगा, because उसके बाद वो चल ही गई। तो यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो डी ऑप्शन है the block is at rest f is less than in part C। तो हमारे पास में यहाँ पर आपके लिए दो ऑप्शन दिए गए हैं Q and S। तो जो सी ऑप्शन है द ब्लॉक इज ऑन द वर्ज ऑफ मूविंग, तो इस ऑप्शन को हम we will calculate the maximum value of friction जो आपके पास में particularly object के ऊपर लग सकती है for given case, and maximum value of friction is always how much। अगर हम यहाँ पे देखें ब्लॉक है तो जब फोर्स पूरी की पूरी हॉरिजॉन्टल लगेगी तब आपके पास में this will be the friction जो इस particular object के ऊपर लग रहा होगा पीछे की तरफ, where this is n and this is mg। So here particular value of friction will be mu n and n will be how much? N will be equals to mg। तो when the particular block is on the verge of moving, case है वो है आपके पास में maximum value of friction जो particularly इस block पे रख सकती है और applying horizontal force। उसके लिए कौन सा ऑप्शन हो गया आपके पास में S। तो पर्टिकुलरली हमारे पास में ऑप्शन जो सी है उसका ऑप्शन हो गया एस। एंड बी ऑप्शन देखिए द ब्लॉक इज एट रेस्ट एफ इज लेस। एफ आपके पास में सी में जो भी लग रही थी उससे कम ही नहीं है, तो आपके पास में जब जो आगे की तरफ फोर्स लग रही है वो आपके पास में कम लग रही है, तो फ्रिक्शन भी क्या करता है? फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू नहीं लगाता, वो अपनी वैल्यू को एडजस्ट कर लेता है टू दी वैल्यू ऑफ फोर्स जो भी आपके पास में आगे की तरफ लग रही है। तो आगे की तरफ फोर्स इस वाली फोर्स से कम लगेगी विच विल बी हाउ मच? एफ कॉस थीटा। तो फ्रिक्शन भी अपनी वैल्यू को कितना एडजस्ट कर लेगा? एफ कॉस थीटा। तो यहाँ पर आपके पास में इसका ऑप्शन हो जाएगा क्यू। सो दिस इज हाउ द फ्रिक्शन इज बेसिकली एक्टिंग इन डिफरेंट सिचुएशंस ऑन द ब्लॉक। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट जो था वो सी था कि द ब्लॉक इज ऑन द वर्ज ऑफ मूविंग, और जब भी कोई ब्लॉक आपके पास में वर्ज ऑफ मूविंग पर होता है तो हमेशा वहां पर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन जो लग सकता है ब्लॉक के ऊपर मैक्सिमम वो आप लगाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पर आता है। और नेक्स्ट सवाल है आपके पास में a particle starts from rest at t equals to 0 and x equals to 0 to move with a constant acceleration plus 2 meter per second square for 20 seconds। Okay, so basically this is my point x equals to 0। यहाँ पर acceleration है 2 meter per second square के लिए for time t 20 seconds। After that it moves with minus 2 meter per second square for next 20 seconds। तो कुछ यहाँ पर पहुंच गया होगा and now its acceleration becomes minus 4 meter per second square। यहाँ पे टाइम है 20 सेकेंड्स और यहाँ पर भी टाइम है आपके पास में 20 सेकेंड्स।
Finally, it moves with positive acceleration for 10 seconds until its velocity becomes 0. Okay, तो बोल रहा है what is the value of acceleration in the last phase of motion. तो हमें particularly last phase of motion में उसकी कितनी positive acceleration थी, जहाँ पे हमें कंडीशन दी गई है कि फाइनल वेलोसिटी 0. तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप वेलोसिटी निकाल लेंगे, और वो कैसे निकालेंगे, v equals to u plus at. Initial velocity 0, 2 into 20, which is how much, 40 मीटर पर सेकेंड. तो इस पर्टिकुलर केस के लिए इनिशियल वेलोसिटी हैज बिकम 40 मीटर पर सेकेंड. अब 20 सेकेंड बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी वो देखते हैं. 40 minus 4 into 20. So this is 40 minus 80, which is minus 40 meters per second. तो अब आपके पास में इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी आफ्टर 20 सेकेंड्स बन जाएगी कितनी, माइनस 40 मीटर पर सेकेंड. और इस वेलोसिटी को मुझे जीरो करना है कितने टाइम में, 10 सेकेंड में. 20 सेकेंड्स पॉजिटिव फॉर 10 सेकेंड्स यहाँ पे कैप्चर है. तो अब आपके पास में फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल माइनस 40, एक्सेलरेशन पता नहीं बट टाइम हमें पता है 10. तो एक्सेलरेशन यहाँ से कितनी आती है, 4 मीटर पर सेकेंड. तो पहले ऑप्शन का जो आंसर है वो है आपके पास में 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. फिर पूछा है व्हाट इज द फाइनल एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल. एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब है आपके पास में बेसिकली पोजीशन, और पोजीशन का मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन डिस्प्लेसमेंट. तो आपको बेसिकली डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, जो भी डिस्प्लेसमेंट आएगा वही आपके पास में उसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा, बिकॉज इनिशियली इट वाज स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन. तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, बताइए. S equals to ut plus half at square. एकदम सही समझा. तो इनिशियल वेलोसिटी 0, कितना डिस्प्लेसमेंट, हाफ इंटू 2 into 20 का स्क्वायर. दिस इज 400 meters. तो पहले 20 सेकेंड्स में द कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल वाज 400 meters. अब जरा नेक्स्ट 20 सेकेंड्स की बात करते हैं, और नेक्स्ट 20 सेकेंड्स में डिस्प्लेसमेंट विल बी 40 into 20 minus half into 4 into 20 का स्क्वायर. सॉरी 40 का स्क्वायर नहीं, 20 का स्क्वायर. टाइम तो 20 है. दिस इज 800 minus 2 into 400. So particularly the object come back to its original position. तो जहां पर से वो स्टार्ट हुआ वहीं से वो वापस वहीं पर वो वापस आ गया. तो इसका मतलब अभी भी एक्स कोऑर्डिनेट कितना रहा, 400. अब उसकी जो वेलोसिटी है वो है माइनस 40 इस डायरेक्शन में, क्योंकि हमने कैलकुलेट कर ली थी. बट नाउ द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 4 मीटर पर सेकेंड पर जो हमने निकाला था. तो उससे जरा हम डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं ऑब्जेक्ट की. S equals to minus 40 into 10 plus half into 4 into 10 का square. So this is minus 400 plus 2 into 100. So this is coming out to be minus 200. So जो particular आपके पास में displacement of the object हो गया है वो अब आपके पास कितना है, minus 200. So x coordinate of the particle will be how much? Will be minus 200. X coordinate of the particle is coming out to be how much? Minus 200. फिर है find the total distance covered by the particle during the whole motion. तो total distance covered by the particle during the whole motion will be, एक सेकेंड नहीं, this will be plus 200. तो इनिशियली 400 पे था ना, एंड उसने जो डिस्प्लेसमेंट करी है वो सिर्फ और सिर्फ माइनस 200 करी है. तो 400 में से 200 माइनस करेंगे तो दिस विल बी 200. अच्छा, अब टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्टेंस 400 प्लस यहाँ पर आपके पास आगे जाके वापस आया, तो यहाँ पर टोटल डिस्प्लेसमेंट आपके पास कितनी होगी,
this will be u square equals to 2ks. So final initially was 40 का square equals to 2 into 4 into displacement 1600 upon 8 equals to displacement. This is 200. तो 200 plus 200 आगे 200 गया, पीछे 200 आया and then again 200. So particularly 400 plus 600. So total distance जो आपके पास में ऑब्जेक्ट ने कवर करा है वो कितना है 1000 मीटर्स. यहाँ पर जो आपके पास में मैंने कैलकुलेशन करी है ये वाली, ये आपके लिए है where the particle was going towards this direction with a velocity of 40 meter per second, but उसकी एक्सेलरेशन पीछे की तरफ थी which is -4 meter per second square. तो मुझे पता है कि whenever the object is undergoing uniform acceleration, तो जितना डिस्टेंस वो आगे जाएगा उतना ही डिस्टेंस वो वापस पीछे आएगा. तो आगे जाने के लिए जो डिस्टेंस है वो 200 मीटर्स है, बिकॉज फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर आपके पास कितनी हो रही होगी, इसकी 0 होगी. ओके, तो इस तरह से जो हमने कैलकुलेशन करी है वो टोटल डिस्टेंस क्या है. तो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन ऑफ काइनेमैटिक्स, जहाँ पर यू आर बेसिकली एनालाइजिंग द सिचुएशन, ब्रेकिंग इट डाउन इनटू डिफरेंट टाइम इंटरवल्स, और हर एक टाइम इंटरवल की आप अलग से कैलकुलेशंस कर. ठीक है, तो आई होप कि आपके पास में इन 9 क्वेश्चन से थोड़े से आपके फंडामेंटल्स और स्ट्रॉन्ग बने होंगे रिलेटेड टू प्रॉब्लम्स इन मैथमेटिक्स, एंड आप इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए. जहाँ पे द पर्टिकुलर अप्रोच दैट आई एम यूजिंग इज पहले मैं क्वेश्चन को समझता हूँ, उसके ऊपर बेसिक जो कॉन्सेप्ट लगे उनको अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ. ठीक है, और फिर जहाँ पे भी इक्वेशंस लगाने की या बनाने की जरूरत है वहाँ इक्वेशंस बनाते हैं, सॉल्व करते हैं. तो यही पर्टिकुलर आपके पास में अप्रोच है जो आप यूज करते हैं इन ऑर्डर टू सॉल्व द क्वेश्चंस इन फिजिक्स. ये अप्रोच आपको ना ही सिर्फ मैकेनिक्स के क्वेश्चंस के लिए नहीं, आगे जितने भी आप चैप्टर्स पढ़ेंगे कोरस्पॉन्डिंग क्लास 11th क्लास 12th में, उन सारे ही प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में ये मदद करती है. तो ऑलवेज एनालाइज द क्वेश्चन. पहले जो 30 सेकंड होने चाहिए आपके वो क्वेश्चन को एनालाइज करने में होने चाहिए कि क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है, मैं आप उसको कौन कौन सी इक्वेशंस या किस तरह के कॉन्सेप्ट्स लगा के सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं. हम लोग करते क्या है, इनिशियली जैसे क्वेश्चन करते हैं हमारी पहली टेंडेंसी होती है उसको सॉल्व करना या उसको स्टार्ट कर देना, जहाँ पे हम इतना थॉट नहीं देते कि अच्छा कि यहाँ पर कॉन्सेप्ट कौन सा है. एंड फिर थोड़े से टाइम बाद जब हमारे आंसर नहीं निकलते फिर हम लोग उसमें चेक करते हैं, विच पर्टिकुलरली मतलब आपके लिए उसका लॉस होता है किसका, टाइम का, बिकॉज यू डू नॉट हैव द लग्जरी ऑफ टाइम दीज पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. तो इसलिए आपको बहुत ही सोच समझ के अपने प्रॉब्लम्स को अटेम्प्ट करना होता है, जहाँ पे यू गिव सफिशिएंट टाइम अप्रोक्सीमेटली 30 सेकंड्स टू अ क्वेश्चन जस्ट टू एनालाइज इट कि अच्छा क्या क्या मुझे इंफॉर्मेशन गिवन है, मुझे क्या क्या निकालना है, इस पर्टिकुलर चीज को अगर निकालना है तो मुझे कौन सी इक्वेशन कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, इसको निकालना है तो कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, और इस तरह से आप अपने क्वेश्चंस को अप्रोच करें. ओके, और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करते रहिए. इफ यू हैव एनी पर्टिकुलर डाउट आप कमेंट भी कर सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन एंड वी डेफिनेटली गेट बैक. आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो. थैंक यू.